So, good morning, girls. The next video of chapter 5 Morphology of Flowering Plants. इसमें हमने फ्लावर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। जो उसके वर्ल्ड्स होते हैं, आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो होता है वो आपका सेपल्स का होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं कैलिक्स, सिंबल है उसका के। देन इसके अंदर वाला जो वर्ल्ड होता है वो पेटल्स का होता है, ठीक है। पेटल्स के वर्ल्ड को हम कहते हैं कोरोला, और इसका सिंबल जो होता है वो होता है सी। देन अंदर आता है स्टेमेंस। स्टेमेंस, एक से ज़्यादा स्टेमन के जो वर्ल्ड होते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोएशियम, ठीक है। एंड्रोएशियम का सिंबल होता है ए। एंड जो इनर मोस्ट, जो आपका एंड्रोएशियम, जो आपका इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है वो होता है वर्ल्ड ऑफ पिस्टिल्स, ठीक है। पिस्टिल्स, वर्ल्ड ऑफ पिस्टिल्स, तो उसको हम कहते हैं गाइनेशियम, ठीक है। इसका हमने सिंबल जी पढ़ा था। हमने गाइनेशियम के 3 टाइप्स पढ़े थे। एक, जब गाइनेशियम जो होता है वो सुपीरियर होता है, सबसे ऊपर होता है, और बाकी सारे जो वर्ल्ड्स होते हैं या जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं वो इसके नीचे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो वो वाला गाइनेशियम जो है उसका सिंबल होता है ये, मतलब बाकी सारे जो वर्ल्ड्स हैं इस जी के नीचे हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था पेरीगाइनस, पेरीगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस ओवरी, ठीक है। इसको हम, 1 मिनट यहाँ तक हो गया था, इसको हमने कहा था हाइपोगाइनस ओवरी। हाइपोगाइनस मतलब बाकी सारे जो आपके गाइनस मतलब ओवरी, और बाकी सारे जो आपके वर्ल्ड्स हैं वो गाइनस के नीचे है, तो इसको हमने ये बोला, और साथ में इसको बोला था सुपीरियर ओवरी। पेरीगाइनस मतलब इसका सिंबल था ये। पेरीगाइनस का मतलब कि सारे जो है वो रिम पे ही हैं और ओवरी के साथ है। लेकिन अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो डायग्राम में इस तरीके से दिखाया था, ठीक है। तो हमारी जो ओवरी थी वो थैलेमस के अंदर आ रही थी, ओके। बाकी सारे जो आपके वर्ल्ड्स थे वो रिम पे आ रहे थे, लेकिन इसको हम पेरीगाइनस ही कहेंगे, इसको हम इन्फीरियर ओवरी नहीं करेंगे। इन्फीरियर ओवरी को हम कहते हैं एपिगाइनस ओवरी, एपिगाइनस ओवरी। इसका मतलब होता है कि सारे वर्ल्ड्स जो हैं वो गाइनेशियम के ऊपर है, मतलब इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी तभी कहा जाएगा जब ये जो थैलेमस रिसेप्टिकल है इसके अंदर, पूरा अंदर धंस जाती है ओवरी, और इसको पूरी तरीके से ये ओवरी को अपने अंदर डाल लेता है, ठीक है। और उसके बाद पिस्टिल एंड स्टिग्मा बाहर होते हैं, और बाकी स्टेमन्स होते हैं, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होते हैं। अगर आपकी जो ओवरी है इट इज़ काइंड ऑफ फ्यूज्ड एंड टोटली इनसाइड द थैलेमस, मतलब अगर टोटली उसको चारों तरफ से आपके थैलेमस ने एनक्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या है कि ओवरी प्रेजेंट है, ये थैलेमस है, ये ओवरी इसी के अंदर है, ठीक है, लेकिन एनक्लोज नहीं है। यहाँ पे क्या है एपिगाइनस के अंदर कि ये थैलेमस है, ये ओवरी है, और एक ही जगह से बस इसका स्टाइल और इसका स्टिग्मा जो निकल रहा है। तो मतलब यहाँ पे तो खुला था हमारा, ऊपर वाले में खुला था हमारा थैलेमस, यहाँ पे हमारा थैलेमस ने एनक्लोज कर दिया है पूरा के पूरे ओवरी को, तब हम कहेंगे उसको इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। तो जी से हमने 3 टाइप डिस्कस कर लिए थे। अगर जी के नीचे है तो हम कहेंगे उसको सुपीरियर ओवरी, मतलब हाइपोगाइनस, बाकी सारे नीचे हैं, ठीक है। अगर ये होगा सिंबल मतलब कि इट इज़ पेरीगाइनस ओवरी, ठीक है। पेरीगाइनस ओवरी स्टार्ट है, ओके। सो दिस इज पेरीगाइनस ओवरी, एंड
मतलब दोनों सारे वॉल्स जो है ओवरी के लेवल पे है, एंड दिस इज़ कि ओवरी सबसे नीचे है, बाकी सारे वॉल्स जो है वो ओवरी के ऊपर है, तो उसे कहेंगे एपिगाइनस। एपी का मतलब ओवरी के ऊपर है, और इन अदर टर्म्स ओवरी सबसे नीचे है तो इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, तो हमने ये कैलिक्स का सिंबल कर लिया, कोरोला का सिंबल कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों जो है इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, तो कैलिक्स एंड कोरोला, तो हम कहते हैं पेरियांथ। ठीक है, उसका सिंबल होता है पी। ओके, देन हमने एंड्रोएशियम भी देख लिया सिंबल में, हमने गाइनेशियम भी देख लिया था, और हमने ये देखा था कि पेटल्स और सेपल्स अगर फ्यूज्ड होते हैं तो उसे कहते हैं गैमोपेटलस या गैमोसेपलस। ठीक है, अगर फ्यूज होंगे तो ऐसे होंगे कि सेपल्स आर 5 बट दे आर फ्यूज्ड, दैट मीन्स गैमोसेपलस कंडीशन इज देयर। ठीक है, पेटल्स होंगे अगर और ये 5 है, ठीक है, लेकिन ये फ्री कंडीशन में है, जुड़े हुए नहीं है, तो हम इसे कहेंगे पॉलीपेटलस। सेपल्स एंड पेटल्स दोनों ही पॉली भी हो सकते हैं और गैमो भी हो सकते हैं। ठीक है, गैमो होता है फ्यूज कंडीशन जिसमें ब्रैकेट लगाते हैं, जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो हम उसे कहते हैं फ्री कंडीशन। देन ओवरी जो है वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, या फ्री भी हो सकती है। ठीक है, 3, 4 नंबर कोई भी आ सकता है। अगर आपको ये ऐसे ब्रैकेट में मिले, दैट मीन्स जो ओवरी है इट इज़ इन सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से इस तरीके से होती 3, ठीक है, मतलब ये फ्री है, 3 पिस्टल्स है लेकिन फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, उनकी सिंगल ओवरी नहीं है, तो हम इसे कहते हैं एपोकार्पस। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम में हम हमेशा यही देखते हैं कि कितने ग्रुप में है। ठीक है, अगर ये जो है 2 ग्रुप्स में है तो हम इसे कहेंगे डाई एडल्फस। ठीक है, और अगर ये 3 के ग्रुप में है तो ट्राई एडल्फस। एक ही है अगर एंड्रोएशियम तो मोनो एडल्फस। ठीक है, लेकिन फ्यूज्ड होने चाहिए। ठीक है, अब ये था कि एक कंडीशन होती है जिसमें जो एंड्रोएशियम होता है वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होता है। पेटल्स का सिंबल क्या है? कोरोला सी, और ये जो एंड्रोएशियम है इससे फ्यूज्ड है, तो इसे कहते हैं, एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आपको याद रखनी है, एपीपेटलस। ठीक है, मतलब ये कोरोला है पेटल और ये इससे फ्यूज्ड है, एपीपेटलस। अब अगर ये पेरियांथ से फ्यूज्ड होगा तो उसे कहेंगे एपीफिलस। ठीक है, एपीफिलस कंडीशन। अब एंड्रोएशियम जो होता है, 2 चीज़ें होती है कि आपके जो मेल है या आपका जो फीमेल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, इफ़ ही और शी इज़ एबल टू प्रोड्यूस द गैमीट्स, तो हम उसे कहते हैं फर्टाइल। ठीक है, और अगर दैट ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और फॉर्म गैमीट्स, तो उसे हम कहते हैं स्टेराइल। ठीक है, एंड्रोएशियम अगर आपका is sterile, मतलब is not able to produce the pollen grains which carry the male gametes, तो उस एंड्रोएशियम को हम कहते हैं स्टैमिनोड। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने इतना सब कुछ कर लिया था, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो लीव्स होती हैं स्टेम या स्टेम से निकलती हैं शूट्स, मतलब ब्रांचेस, स्टेम, सबके ऊपर ये वाला होता है नोड। ठीक है, और 2 नोड्स के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड अगर इलोंगेट करेगा तभी आपकी स्टेम जो है साइज में, लेंथ में बढ़ेगी, हाइट में बढ़ेगी। ठीक है, अब चाहे फ्लावर हो चाहे आपका लीफ हो, हमेशा वो नोड से अराइज होता है। जैसे मैंने आपको लीफ दिखाई थी, ये नोड से अराइज हो रही है, ये हमारी लीफ है। ठीक है, जो लीफ है उसका जो स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं पिटियोल। ठीक है, फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं पेडिसिल। ठीक है, और अगर आपका नोड में से इस तरीके से निकल रहा है बंच ऑफ फ्लावर्स, देन उन बंच ऑफ फ्लावर्स को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस।
ठीक है। और जो ये इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसकी जो स्टॉक होती है वो हम उसे कहते हैं पेडंकल, ठीक है। लीफ के केस में मैंने आपको बताया था कि लीफ जो होता है एक एंगल बनाता है, पिटियोल एक एंगल बनाती है स्टेम के साथ, उस एंगल को कहते हैं हम एक्सिल। ये जो है एंगल जो है हम इसे कह रहे हैं एक्सिल, ठीक है। यूजुअली लीफ के साथ जो बड्स अगर हो प्रेजेंट हो तो वो एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि ये बड है, दिस इज एक्सिलरी बड, ठीक है। तो आपकी जो स्टेम होती है उसके दो टाइप के आपके बड्स होते हैं। एक तो बिल्कुल टॉप पे रह गया जिसने इसकी स्टेम की लेंथ को रोक दिया है, ठीक है, ये होता है टर्मिनल बड। और एक होता है जो एक्सिल में लगता है, एक्सिल में रहता है, एक्सिल में अटैच होता है, एक्सिल से अराइज होता है, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट जो है वो शुरू करना है, दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, ठीक है। इतना ही कर लो, काफ़ी है। वैसे एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे आपके ये पेटल है, तो अगर मैं एक पेटल का अरेंजमेंट देखूं इन कंपैरिजन टू अदर 3 पेटल्स तो उसे कहते हैं एस्टिवेशन। ये मेरे 3 सेपल्स हैं, अगर मैं एक सेपल का अरेंजमेंट देखूं विद रिस्पेक्ट टू अदर 2 सेपल्स तो इट इज़ कॉल्ड एज एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर सेपल्स, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर पेटल्स, ठीक है। तो इसे हम कॉमन टर्म को बोलते हैं एस्टिवेशन। अब जैसे कि एस्टिवेशन कितने टाइप का होता है, एक होता है आपका वॉल्वेट, इसके एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, डायग्राम्स आपको लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। वॉल्वेट, उसके बाद होता है आपका ट्विस्टेड, उसके बाद होता है आपका इम्ब्रिकेट, लास्ट होता है आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और वेक्सिलरी को कहते हैं पेप्पी लियोनेशियस एस्टिवेशन। ये वेक्सिलरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है सिंपल आ जाता है आपसे कि हाफ मार्क के आपके ये 3 डायग्राम होते हैं, 4 डायग्राम होते हैं, तो ये हो गए 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपके हाफ मार्क के इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो हो गए आपके 2 मार्क्स एंड 1 2, ये 1 मार्क हो गया ना। हाफ मार्क का आपका नेम आ गया, ठीक है, उससे हो गया 1 मार्क, एंड हाफ मार्क के आपके एग्जाम्पल्स आ गए, उसका हो गया 2 मार्क, एंड हाफ मार्क्स के आपके डायग्राम हो गए, तो ये हो गए 3, ओके। तो ये 3 जो है 3 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन पार्ट्स में आ जाएगा, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे पिछले 4 ईयर्स में मैंने इसको 3 ईयर्स में आता हुआ देखा है, या तो ये फाइनल में आ जाता है या ये हाफ ईयरली में आ जाता है। एस्टिवेशन टाइप्स के नाम लिखो, सेकंड उनका डायग्राम बनाओ, थर्ड उनके एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। अब एस्टिवेशन देख लेते हैं। एस्टिवेशन आपको समझ में आ गया ना कि एक पेटल बाकी पेटल्स के कंपैरिजन में कैसे अरेंज्ड है, मतलब ए अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर सेपल्स, ठीक है। वॉल्वेट में क्या होता है आपका, जो पेटल्स या सेपल्स होते हैं ना, उनके मार्जिन्स जो होते हैं, एक सेकेंड रुको, जस्ट इनके मार्जिन जो होते हैं टच करते हैं। जैसे अगर ये एक सेपल है, ठीक है, ये एक सेपल है और ये तीसरा सेपल है, तो देखो क्या हो रहा है, इनके जो मार्जिन्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, बस वो टच करते हैं, ठीक है। अगर पेटल्स की बात देखी जाए, एक्चुअल डायग्राम की बात देखी जाए, तो ये एक पेटल या सेपल, ठीक है, फिर ये एक पेटल और सेपल, फिर ये एक पेटल और सेपल, मतलब जस्ट टचिंग है, जस्ट टचिंग ईच अदर,
ठीक है। सेकंड होता है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में पेटल्स या सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। यू हैव टू राइट पर्टिकुलर पैटर्न। यहाँ पे क्या है, जस्ट टच कर रहे हो, यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न है। और वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या है कि एक पेटल या सेपल दूसरे, उसका एक एंड जो है वो ओवरलैप होगा और एक एंड से वो ओवरलैप करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बोला कि इसका ये वाला एंड जो है ना, इसको कोई और आके ओवरलैप करेगा, तो मैंने बनाया ये वाला पेटल। और ये वाला जो एंड है ये आपका ओवरलैप करेगा, मतलब एक पेटल मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब इसका देखो सेकंड वाले का, इसका एक जो एंड है वो ओवरलैप कर रहा है, तो एक एंड जो है ओवरलैप होना चाहिए। ये वाला जो पेटल, ध्यान से देखो उसको, ये मैंने एक पेटल बनाया। ठीक है, वन एंड ऑफ द पेटल overlaps another petal and one end of the other end of the petal gets overlapped। तो ये वाला एंड जो है ये किसी को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। और ये वाला जो एंड है ये इससे ओवरलैप हो रहा है। अब इसको देखते हैं, इसका ये वाला जो एंड है ये ओवरलैप हो रहा है, लेकिन ये वाला एंड जो है वो किसी और को ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद इस वाले का देखो, तो ये वाला जो एंड है ये ओवरलैप हो रहा है और ये वाला जो एंड है ये ओवरलैप कर रहा है। ये देखो, इसका ये वाला एंड जो है ये ओवरलैप कर रहा है और ये वाला एंड जो है ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, सो ट्विस्टेड में द वन एंड ऑफ पेटल ऑब्लिक सेपल is getting overlapped and the other end of the petal or sepal overlaps another petal or sepal। ठीक है, ये नहीं लिखना तो आप ये लिख दो कि sepals and petals they are arranged in a particular manner। particular manner is the keyword। यहाँ पे sepals and petals their ends just touch each other। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। उसके बाद आते हैं हम imbricate। imbricate का जो है कीवर्ड है नो पैटर्न, मतलब अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स शो नो पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ये वाला आपने पेटल लिया, ठीक है, आप चाहो तो इसको दोनों एंड से ओवरलैप कर दो, ये दोनों एंड से ओवरलैप हो गया। इसको चाहो तो इसके दोनों एंड को, दोनों एंड ये ओवरलैप करे, चार ही लेना है, चार दिखा दिया। अब हम यहाँ पे कह रहे थे एक एंड ओवरलैप हो रहा है, एक एंड जो है ओवरलैप कर रहा है। इसमें देखो इसके दोनों एंड्स जो है ओवरलैप हो रहे हैं, इसके दोनों एंड्स जो है ओवरलैप कर रहे हैं, इसका जो है दोनों एंड्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इज़ नॉट सीन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वैक्सिलरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सिलरी और पैपिलियो नेशियस। ठीक है, ये कई बार है कि क्वेश्चन एस्टिवेशन पे नहीं है, क्वेश्चन फाइलोटैक्सी पे है या किसी और पे है, साथ में एक जो है आपका दो पार्ट्स जो हैं वो वैक्सिलरी में पूछ लिए गए हैं। एक पार्ट पूछेंगे ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वैक्सिलरी, ठीक है, एंड देन दूसरा पूछेंगे कि इसके एग्जांपल्स बताओ, तीसरा कि इसका जो आपके डायग्राम है उसमें जो भी आपने पेटल्स और सेपल्स जिस तरीके से शो किए हैं उनके नाम लिखो। वैक्सिलरी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसके अंदर आपके 1 2 3 4 ही आपके पेटल्स या सेपल्स होंगे। जो सबसे बड़ा पेटल और सेपल होता है वो इस तरीके से होता है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ये नाम पूछते हैं, पूरा डायग्राम लेबलिंग के साथ पूछते हैं। ये वाला जो सबसे बड़ा पेटल और सेपल है इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दो पेटल्स या सेपल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विंग्स। ठीक है, फिर इसके विंग्स के अंदर दो पेटल्स एंड सेपल्स होते हैं जो कि जॉइंड है, इसे हम कहते हैं कील। मतलब एक आपका
बड़ा सा हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अंदर आपके 2 हो गए विंग्स और उसके अंदर आपके 2 हो गए कील्स, लेकिन ये कील्स क्या है, ये जॉइंट है, ठीक है। ये हो गया वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन। अब हमारा जो एक पार्ट रह गया वो है प्लेसेंटेशन। उसके डायग्राम्स दिखाने पड़ेंगे। ओके, अब मैं डायग्राम्स पे आती हूँ। ये है प्लेसेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। आपको पता है कि आपकी ओवरी होती है, इसमें स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं एक ओव्यूल हम जनरली एक ही ओव्यूल लेते हैं बाय चांस, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर होता है आपका एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एक होता है एग, ठीक है। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का विद द स्पर्म्स, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ये एम्ब्रियो सैक एंड ये जो पूरा आपका ओव्यूल है, ओव्यूल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। एंड क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं तो एंजियोस्पर्म्स में ओवरी होती है, तो यहाँ पे ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। दैट इज़ व्हाई वी से दैट द सीड्स आर नॉट नेकेड इन एंजियोस्पर्म्स। इन जिम्नोस्पर्म्स द सीड्स आर नेकेड। व्हाई? बिकॉज द ओवरी इज एब्सेंट। अब ओवरी एब्सेंट है तो फ्रूट फॉर्म नहीं हो सकता, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स में ओवरी प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई वी हैव फ्रूट्स इन एंजियोस्पर्म्स एंड फ्रूट्स के अंदर क्या है, सीड्स। दैट इज सीड्स आर कवर्ड बाय द फ्रूट। अब प्लेसेंटेशन जो होता है ना, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग या द ब्रिज दैट जॉइंस द ओव्यूल विद द ओवरी, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब क्या होता है कि प्लेसेंटा के हिसाब से अगर एक ओवरी के अंदर 4-5 ओव्यूल्स है, हर ओव्यूल्स के अंदर सीड्स है, तो उन ओव्यूल्स का अरेंजमेंट और उन सीड्स का अरेंजमेंट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। एस्टिवेशन क्या थी? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर पेटल्स और सेपल्स। प्लेसेंटेशन का है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, ठीक है। इसका पार्ट होता है एक मार्जिनल। मार्जिनल में सेप्टा एब्सेंट है। सेप्टा जो होता है वो एक बेसिकली अगर सेप्टा प्रेजेंट हो गया तो आपके कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे ओवरी के अंदर। सेप्टा एब्सेंट है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ पी। पी आया है इसके अंदर, क्या देख लूँ, हाँ, ठीक है। जब भी हम एक पी मटर को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक सेंटर रिज होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने मटर को तोड़ के दिखाया है, इसको तोड़ोगे तो एक सेंट्रल रिज है, इस सेंट्रल रिज पे आपके ओव्यूल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज सेप्टा इज एब्सेंट एंड दैट इज पी, एग्जाम्पल इसका, ठीक है। उसके बाद होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और वो डिवाइड करते हैं ओवरी इनटू ओव्यूल्स, ओवरी इनटू कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब इसका देखो ज़रा, ये आप देख रहे हो, ये भिंडी है, ठीक है, लेडी फिंगर। इसके अंदर ये देखो सेप्टा बने पड़े हैं। ये सेप्टा बनने की वजह से ये क्या है, ये ओव्यूल्स है। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर, ठीक है। इनको तो ऐसे बैठ जाना चाहिए था, 1 2 3 4 5 एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते सिंपल से, लेकिन क्या हुआ, उस ओवरी के अंदर सेप्टा प्रेजेंट है जिसकी वजह से कंपार्टमेंट्स बन गए हैं और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर आपके ओव्यूल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ओवरी, इसमें एक्साइल में क्या हुआ, ओवरी हैज़ सेप्टा,
ठीक है, जिसकी वजह से ओवरी जो है इट गॉट डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। ठीक है, अब ये जो कंपार्टमेंट है ना, हर एक कंपार्टमेंट को हम कहते हैं लॉक्यूल। ठीक है, और कंपार्टमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है? कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स। तो लॉक्यूल के अंदर ओव्यूल्स है, और लॉक्यूल तक कब बनता है? जब आपका सेप्टा प्रेजेंट होता है और वो ओवरी को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। सो दिस इज वन ओव्यूल, उसके वन लॉक्यूल, उसके अंदर एक ही ओव्यूल है। ये दिस इज सेकेंड लॉक्यूल, उसमें ये ओव्यूल है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि लॉक्यूल जो है सेप्टा की वजह से ओवरी डिवाइड हुई इनटू कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज ओव्यूल्स, और हर ओव्यूल के अंदर एक ही मैंने आपको और एक ही लॉक्यूल अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ septa inside the ovary divides the ovary into compartments. These compartments are called locule and in each locule ovules are present. यहाँ पे हर एक locule के अंदर एक ही ovule present है, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि एक ही locule के अंदर multiple ovules भी present होते हैं। तो ये याद रखना कि it is not compulsory कि एक locule के अंदर एक ही ovule हो। बाय चांस लेडी फिंगर में एक ही आपका ओव्यूल आया है। सो दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्योंकि वो क्वेश्चन ये पूछते हैं इन विच प्लेसेंटेशन टाइप यू गेट सेप्टा एक्साइल। ठीक है, एंड इन विच प्लेसेंटेशन टाइप देयर इज अ रिज एंड द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन द रिज, दैट इज मार्जिनल, फॉर एग्जाम्पल P। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपका ये भी देख लो, ये भी एक एक्साइल प्लेसेंटेशन है कि ओवरी के अंदर, दिस इज ओवरी, ठीक है, इस ओवरी के अंदर सेप्टा डिवाइड हुए और सेप्टा के अंदर सेप्टा डिवाइड होने के बाद ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड व्हाट? लॉक्यूल। और ये एक लॉक्यूल है, ये दूसरा लॉक्यूल है, ये तीसरा लॉक्यूल है। हर लॉक्यूल में अब कितने हैं? दो से ज़्यादा दिख रहे हैं कि देखो नीचे भी है। तो हर लॉक्यूल के अंदर दो, अभी हमें जो दिख रहे हैं, दो ओव्यूल्स है। और इसमें क्या था? लेडी फिंगर में आपका हर लॉक्यूल के अंदर एक ही ओव्यूल था। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर लॉक्यूल के अंदर एक ही ओव्यूल हो। यहाँ पे एक लॉक्यूल के अंदर दो ओव्यूल्स हैं। एंड लॉक्यूल्स होते क्या हैं? दे आर द कंपार्टमेंट्स इनसाइड द ओवरी विच आर फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेप्टा। द सेप्टा जो होगा वो डिवाइड करता है ओवरी को इनटू कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज लॉक्यूल्स, एंड लॉक्यूल्स कंटेन द ओव्यूल्स। और हम पढ़ क्या रहे हैं? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। ठीक है, तो हमने दो पढ़ लिया, एक मार्जिनल पढ़ा है हमने और एक एक्साइल पढ़ा है। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड होता है आपका पैराइटल ऑब्लिक पेरिफेरल वैसे नहीं होना चाहिए था नाम, पैराइटल ऑब्लिक पेरिफेरल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें सेप्टा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो आपके सेप्टा एब्सेंट होंगे तो क्या एब्सेंट होगा? लॉक्यूल्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, और जो आपके ओव्यूल्स हैं वो मार्जिन्स पे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको शायद पेरिफेरल बोला गया है। ठीक है, अगर एक ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में मैंने सारे माइटोकॉन्ड्रिया अगर उसके बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड दिखा दिए तो इसे क्या कहते हैं? ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो गए हैं सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया। और सेंटर में न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है? सेंट्रल, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन क्या हो गई? पेरीफेरल। ठीक है, पैराइटल और पेरीफेरल। इसमें क्या है? सेप्टा एब्सेंट है। चलो देखते हैं इसके अंदर। इसका एग्जाम्पल है जैसे पपाया में देखो आपके बहुत सारे ओव्यूल्स
प्रेजेंट है ये सारे के सारे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है। कंपार्टमेंट होती तो आपका अपीयरेंस इस टाइप का होता, आपको एक सेप्टा फॉर्मेशन दिखती। यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन नहीं है और सारे के सारे ओव्यूल्स जो हैं बिल्कुल आपके पूरी स्पेस में भर रहे हैं, साइड्स में, सारे साइड्स में प्रेजेंट है और साइड्स में प्रेजेंट होके आपको ऐसी शेप नहीं दिख रही कि खाली स्पेस भी होती, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के हैं, ठीक है। और अगर ये वाला एग्जांपल देखा जाए, ये वाला देखो, इसके अंदर ये ओव्यूल 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 ओव्यूल, यहाँ पे भी आपके 1 2 3 4, ठीक है। तो इस फ्रूट के अंदर जितने भी आपके ओव्यूल्स है वो मार्जिन्स पे अटैच्ड है, मतलब पेरीफेरी पे अटैच्ड है, एंड देयर इज़ नो सेप्टा फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फ्री सेंट्रल क्या प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल एक्सिस है, ये आपका ओवरी का मैंने टीएस लिया है, बीच में से काट दिया है। अब एक सेंट्रल एक्सिस जा रही है, ठीक है, और उसके अराउंड जो है आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है। सेंट्रल एक्सिस का मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो बहुत कॉमन एग्जांपल्स है इसके, मार्जिनल है, उसका एग्जांपल पी हो गया। एक्साइल प्लेसेंटेशन का टोमेटो कर लो, टोमेटो, कैप्सिकम, इन सब के अंदर सेप्टा होते हैं, ठीक है। पेराइटल का एग्जांपल कर लो, क्यूकुम्बर, ठीक है। क्यूकुम्बर देखो ज़रा सीड्स कैसे प्रेजेंट होते, सेप्टा नहीं होते। फ्री सेंट्रल के अंदर आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा, प्रिम रोज़ ज़रूर पूछते हैं, प्रिम रोज़ का कौन सा प्लेसेंटेशन है। इसमें देखो एक सेंट्रल एक्सिस थी, ठीक है, कोई सेप्टा फॉर्मेशन नहीं है, सेंट्रल एक्सिस थी और बाकी सारे इसके चारों तरफ आपके ओव्यूल्स भरे हुए हैं। सो फ्री सेंट्रल मतलब सेंट्रल में एक एक्सिस है और उसके चारों तरफ ऑल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है प्रिमरोज। देन यू हैव बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन इसमें अच्छा दिखेगा आपको, नहीं बेसल प्लेसेंटेशन जैसे कि ओव्यूल जो है वो बिल्कुल एक ही ओव्यूल है, सेप्टा तो है नहीं, तो लॉक्यूल एब्सेंट है। ये एक ही ओव्यूल है और ये बिल्कुल बेस ऑफ द ओवरी पे इसका प्लेसेंटा है, ठीक है। और सारे इस ओव्यूल के अंदर आपके मतलब एम्ब्रियो सैक होगा ऑब्वियसली, लेकिन इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा था, मैं एक सेकंड देख के बताती हूँ आपको, एक सेकंड रुकना। ओके, सो ये वाला एग्जांपल मुझे अच्छी पिक्चर मिल गई कि ये आपकी ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी के अंदर देखो सेंटर में ओवरी है, इस ओवरी के बिल्कुल नीचे आपके बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। बुक में आपको एक दिखाया है, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स है, ये सारे के सारे देख रहे हो, ये सारे के सारे ओव्यूल्स है, ठीक है। और ये जो आपका कहाँ से कनेक्टेड है, बेस से कनेक्टेड है, बेस ऑफ द ओवरी से कनेक्टेड है। दिस इज़ बेसल प्लेसेंटेशन कि एक ही प्लेसेंटा है और वो बेस पे है, क्योंकि सारे जो लॉक्यूल्स हैं वो बेस ऑफ द ओवरी पे अटैच्ड है, तो प्लेसेंटा भी एक ही होगी। अगर ये ओव्यूल्स अलग अलग जगह पे अटैच्ड होते तो जहाँ जहाँ पे अटैचमेंट होती वहाँ पे प्लेसेंटा आती। मतलब जैसे कि अगर आप ये देखो कि पैराइटल में एक्साइल में सपोजिटली हम देखते हैं कि एक्साइल में क्या होता है, एक्साइल में इन्होंने क्या कर दिया, एक सेप्टा फॉर्मेशन कर दी, ठीक है, और इसके अंदर जो है ओव्यूल्स अटैच्ड है, ठीक है।
ऐसे ऐसे करके ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपके ओव्यूल्स है वहाँ वहाँ पे आपका प्लेसेंटा होगा। तो मल्टीपल प्लेसेंटा आर देयर, ठीक है। फिर आपने क्यूकम्बर में देखा पैराइटल प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है आपकी प्लेसेंटेशन है, आपके सेप्टा नहीं है। तो यहाँ पे भी आपके ओव्यूल्स हैं, तो यहाँ पे प्लेसेंटेशन, यहाँ पे ओव्यूल्स है, यहाँ पे प्लेसेंटेशन, यहाँ प्लेसेंटा, मल्टीपल प्लेसेंटा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में मैं पूछूं कि सिंगल प्लेसेंटा वाला प्लेसेंटेशन बताओ, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन, क्योंकि बेस ऑफ द ओवरी पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है और उसी पे सारे जो आपके ओव्यूल्स है जॉइंट है, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा प्लेसेंटेशन के टाइप्स जो पढ़े, एक था मार्जिनल में आपका आया था पी, क्योंकि एक रिज होती है उस पर ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। देन सेकेंड आया था आपका एक्साइल, जिसमें आपका सेप्टा फॉर्मेशन इज देयर। सेप्टा जो है उसके बिकॉज ऑफ सेप्टा कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई है ovary, each compartment is called as locule and locules are having ovules, ठीक है। फिर पैराइटल और पेरिफेरल के नाम से समझ जाना, क्यूकम्बर इसका एग्जांपल है कि आपका जो देखो क्यूकम्बर, पपाया, ये सारे थे। ये वाला सबसे अच्छा था कि देखो यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है, सारे के सारे ओव्यूल्स जो है मार्जिन पे अटैच्ड है, मल्टीपल प्लेसेंटा आर देयर, ठीक है। उसके बाद आपका फ्री सेंट्रल में आपकी ये एक सेंट्रल एक्सिस होती है और उसके चारों तरफ जो है आपके ओव्यूल्स होते हैं। एंड देन लास्ट में आपका बेसल, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, 5 टाइप के आपके प्लेसेंटेशन टाइप्स ओवर हो गए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट प्लेसेंटेशन। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, लीफ पढ़ते हैं। एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ब्रैक्ट, जैसे कि ये मेरा एक फ्लावर है, ठीक है, इसके नीचे जो है मेरे ये सेपल्स हैं और उसके नीचे से ना एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। ब्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ब्रैक्ट इज अ रिड्यूस्ड लीफ, इसके अंदर वो बना हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। यही वाला मैंने पहले भी आपको यही डायग्राम दिखाया था, ठीक है। ये देखो, ये आपके पेटल्स हैं, ये आपके सेपल्स हैं और ये आपका जो है एक ब्रैक्ट है विच इज़ कॉल्ड एज रिड्यूस्ड लीफ। अब आपका हम लीफ के ऊपर जा रहे हैं प्रॉपरली, ओके। सबसे पहली बात, लीफ जो है इट इज़ द किचन ऑफ द सेल, ठीक है। किचन क्यों है? क्योंकि लीव्स जो होती हैं दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं लीफ के अंदर, उन सेल्स के अंदर, हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये जो है फिर आपके क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि उसकी एनर्जी जब तक रहेगी तब तक आपका ग्लूकोज जो है एटीपी में कन्वर्ट होता रहेगा। क्योंकि आ तो सनलाइट रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपको उस चूल्हे पे अगर आपको रोटी सेकनी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आग लगाऊं और फिर बुझा दूं, आग लगाऊं और बुझा दूं। मुझे कंटिन्यूसली उसके अंदर आग चाहिए स्टोव के अंदर, तभी जो है मेरी रोटी सिकेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका लीफ जो होता है, हर सेल के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लूकोज को फाइनली किस में कन्वर्ट करना है? एटीपी के अंदर। एटीपी जो है आपको कब मिलेगा? जब ये कन्वर्जन होगा, एक सेकेंड, ये मैंने गलत बोला, CO2 प्लस वाटर, ठीक है, ये आपका बनाता है ग्लूकोज, ठीक है, प्लस आपका ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, ओके। ग्लूकोज जो है आगे जाके आपको ATP प्रोड्यूस करेगा, लेकिन CO2 और ऑक्सीजन को कंबाइन करना है, मतलब बॉन्ड फॉर्म करना है। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको यू रिक्वायर एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ से लोगे आप? ये जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है ये एनर्जी लेते हैं सनलाइट से। अब सनलाइट आएगी जाएगी तो लगातार काम तो हमारा हो नहीं पाएगा, ग्लूकोज बन नहीं पाएगा, जैसे मैंने रोटी की केस बताया। अब हमें कुछ चाहिए जो लगातार कुछ टाइम के लिए सनलाइट को होल्ड कर सके।
वो पिगमेंट होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होल्ड करके रखेगा अगर सनलाइट को, तब आपका चूल्हा जलता रहेगा और CO2 और वाटर मिलके आपके ग्लूकोज बनाते रहेंगे और ATP होता रहेगा। ठीक है, सो लीफ इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। ठीक है, और लीफ अराइज कहाँ से होती है? लीव्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द नोड। ठीक है, अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। लीफ का फर्स्ट पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं लमाइना। ठीक है ना, लमाइना का दूसरा नाम होता है लीफ ब्लेड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया लीफ का। ठीक है, देन इस सेकेंड पार्ट होता है आपका स्टॉक ऑफ द लीफ, जिसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल, कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड देन दिस इज कॉल्ड एज बेस ऑफ द लीफ, बेस ऑफ लीफ। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। ये ग्रीन पार्ट जो है दैट इज़ लमाइना और द लीफ प्लेट, उसके बाद इसकी स्टॉक जो होती है उसे हम कहते हैं पेटियोल, और लास्ट में होता है इसका जो बेस जो होता है ऑफ द लीफ इज़ द थर्ड पार्ट। ओके, नाउ इस लमाइना को अगर हम देखें तो ये लमाइना में क्या है? लमाइना और द लीफ प्लेट, इसके अंदर एक सेंट्रल वेन है। ठीक है, थिक सेंट्रल वेन। इस वेन को हम क्या कहते हैं? मिडरिब, मिडरिब। ठीक है, इस सेंट्रल थिक वेन से बहुत सारी छोटी छोटी वेनलेट्स निकलती हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी वेन्स को हम क्या कहेंगे? वेनलेट्स। तो द बिगेस्ट वेन इन द सेंटर ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड एज मिडरिब, और उससे जो है आपकी बहुत सारी वेनलेट्स निकलती हैं। इन वेन्स का मतलब क्या है? इन वेन्स या मिडरिब के अंदर क्या है? ये दे आर बेसिकली एक्टिंग एज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इसके अंदर आपका सैप होता है। ठीक है, अब उस सैप मतलब वाटरी सॉल्यूशन, जस्ट लाइक ब्लड। ठीक है, तो वैस्कुलर स्ट्रक्चर है ये जो वेन्स एंड मिडरिब जो है, ये आपके वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, दे आर कैरिंग वाटर, दे carry the food prepared in the kitchen to other parts of the body, and they bring water from roots to the leaf। तो ये आपका vascular structures का काम कर रहे हैं। ठीक है, पानी लेके आ रहे हैं नीचे से, और जो फूड इसके अंदर बनेगा फाइनली जो सारी लीव्स है अपना बना हुआ फूड जो है इस मिडरिब में डाल देंगी। ठीक है, वेनलेट्स में डालेंगी, फिर मिडरिब में डलेगा, फिर ये वाला जो सैप है जिसके अंदर ढेर सारा फूड है, ये अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चला जाएगा। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब नीचे फ्रॉम रूट्स टू शूट, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जो आपका जो खाने का फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इस लीफ से आपका फूड बना और फूड जो है वेनलेट्स में गया, वेनलेट से वो मिडरिब के अंदर आ गया। अब ये फूड जो है, ये लीफ थी आपकी। ठीक है, ये यहाँ पे थी। अब ये फूड जो है ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारी स्टेम्स होंगी। ठीक है, सबके पास एक ब्रांच होगी, ब्रांच को भी फूड देना है, स्टेम को भी फूड देना है, फिर इस नीचे वाले पार्ट के स्टेम को भी फूड देना है, और उसके नीचे जो आपकी रूट्स होती है उसको भी आपको फूड देना है। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है, वाटर एंड मिनरल्स, वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, सो लीफ में आपका किचन वाला पार्ट हो गया और लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। लीफ कहाँ से अराइज होती है? हमेशा नोड से। ठीक है, तो अगर आप नोड से, हाँ क्वेश्चन ये आता है नोड्स पे ऐसा क्या प्रेजेंट है कि आपकी जो लीफ है वो नोड से अराइज होती है? नोड्स पे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है आपका?
जो कि रैपिडली डिवाइड कर रहा है वो टिश्यू। रैपिडली डिवाइड करते कौन है? सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहाँ पे, यहाँ से नया स्ट्रक्चर निकल सकता है। जहाँ पे मेरिस्टेम आ गया वहीं पे तो नया स्ट्रक्चर निकलेगा। तो यहीं से आपका फ्लोरल एक्सिस निकलती है, यहीं से आपकी लीफ की पेटियोल निकलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मेरिस्टेम है। एक आपका पढ़ा होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो आपके एंड्स पे होते हैं, ठीक है, उनको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जो ऊपर वाले एंड पे है उसको शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो नीचे वाले हैं उसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब जब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से जब शूट बन रही होती है, लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, तो कुछ मेरिस्टेम पीछे रह जाते हैं। ये मेरिस्टेम जो हैं फिर नोड्स कहलाते हैं और इन नोड्स से आपकी लीफ अराइज होती है, ठीक है। अब ये एक चीज़ थी कि आपकी जब भी लीफ होती है, ये लीफ का जो पेटियोल है ये कहाँ से अराइज हो रहा है? ये अराइज हो रहा है नोड से। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेटियोल एंड द स्टेम इज कॉल्ड एज एक्सिल। एक्सिल क्या है? एक एंगल है बिटवीन द पेटियोल एंड द स्टेम, ठीक है। अब आपके जो स्टेम्स होते हैं ना, उसके ऊपर दो टाइप के बड्स होते हैं। एक होता है बिल्कुल एंड पे जो बड प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल एंड पे है, इसने स्टेम की ग्रोथ अब रोक दी है, इसे हम कहते हैं टर्मिनल बड, ठीक है। और एक होता है जो हमेशा एक्सिल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। तो कितने टाइप के बर्ड्स पढ़ लिए हमने? दो टाइप के, टर्मिनल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। तो लीफ के पेटियोल के साथ में हमेशा एक एक्सिलरी बर्ड होता है, ठीक है। अब लीफ बेस जो होता है ना, ये वाला आपका पार्ट लीफ बेस, इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बार ना स्ट्रक्चर्स दिखा देती हूँ। पल्विनस, ओके, यस, गॉट इट। आपका जो लीफ बेस होता है, अभी ये सुनते सुनते लर्न करना, लीफ बेस की 2 मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। एक होता है जिसे हम कहते हैं पल्विनस, और एक होता है ऐसी मॉडिफिकेशन विच कवर्स पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। दिस इज़ लीफ बेस की 2 मॉडिफिकेशंस। नाउ लीफ बेस आपको अच्छे से पता है। एक चीज़ मेरे को और बतानी रह गई कि ये नोड है आपका, ठीक है। इस नोड से आपकी लीफ बन रही है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं लमाइना और द लीफ पेड। इसके अंदर जो सेंट्रल थिकेस्ट वेन होती है उसे हम कहते हैं मिडरिब, और साइड पे इसके जो है नेटवर्क बनाती है वेनलेट्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है इसकी स्टॉक, जिसे हम कहते हैं पेटियोल, और जो लास्ट पार्ट होता है हम उसे कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। अब लीफ बेस के अराउंड 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका ये एंगल जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एक्सिल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे एक्सिलरी बड, और यहाँ पे एक अलग सा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि ब्रैक्ट था ना आपके सेपल्स के नीचे, रिड्यूस्ड लीफ, वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सिल ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। तो लाइक ब्रैक्ट, स्टिप्यूल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रैक्ट आएगा, ब्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रैक्ट इज अगेन अ रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक स्टिप्यूल, बट ब्रैक्ट कहाँ पे होगा? आपका फ्लावर में दिखेगा,
ठीक है। और जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट दिखता है वो ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं, जिनमें ब्रैक्ट नहीं होता है वो EBR होते हैं, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, ठीक है। ये स्टिप्यूल कहाँ पे दिखता है? इन द एक्सिल ऑफ लीफ। व्हाट इज एक्सिल? इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेटियोल एंड द स्टेम, ठीक है। तो आपके एक्सिल में दो चीज़ें हो गई, एक्सिलरी बड एंड स्टिप्यूल। नाउ अब इसका लीफ पेज देखते हैं। ये देखो ज़रा, ये पेटियोल है, ठीक है, दिस इज़ पेटियोल। एंड ये जो उसका लीफ बेस है ना, ये कैसे देखो थोड़ा सा स्वोलन हो गया है। जैसे हमारा फ्लावर किस पे बैठा होता है? फ्लावर बैठा होता है आपके रिसेप्टिकल और थैलेमस पे, तो थैलेमस थोड़ा सा स्वोलन होता है ना, ऐसे ही जो लीफ का जो बेस है अगर वो स्वोलन हो जाए तो उसको हम कहते हैं पल्विनस, ठीक है। क्या कहते हैं? पल्विनस। दिस इज़ पेटियोल, पेटियोल के नीचे आएगा पल्विनस, ठीक है। और ये देखो ज़रा, ये अलग सी लीफ बेस पे ये अलग सी एक स्टिप्यूल दिख रही है आपको, ठीक है, जो कहाँ से अराइज हो रही है? जस्ट पल्विनस के साथ से। पल्विनस अगर मेरा ये वाला पॉइंट है तो यहीं से तो मेरी स्टिप्यूल मिलेगी आपको। तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। पेटियोल, ये हो गया पल्विनस, स्वोलन लीफ बेस, एंड लीफ बेस के साथ में ही आपको एक स्टिप्यूल मिलती है, ठीक है। सेकंड मॉडिफिकेशन क्या थी कि कई बार लीफ बेस जो होता है वो स्टेम को भी कवर कर लेता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, कई बार आपको ऐसे प्लांट्स दिखते हैं कि आपने लीफ को तोड़ने की कोशिश करी, ये था पेटियोल और आगे लीफ थी, आपने जैसे ही इस लीफ को तोड़ने की कोशिश करी तो पेटियोल के साथ ना पार्ट ऑफ स्टेम भी उतरता गया, क्योंकि देखो दिस इज बेसिकली अ लीफ बेस जो किसको कवर कर रही है? ये अंदर स्टेम है, और इसके बाद जब आप इसको छील के निकालोगे ना तो ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज लीफ बेस का मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसका और भी कोई दिख सकता है आपको? यस, ये देखो डायग्राम में बहुत अच्छा है। ये जो लीव्स होती हैं इन्हें कहते हैं मोनोकॉट लीव्स, जिस पे हम अभी आएंगे, ठीक है। और लमाइना कहते हैं और उसको कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। ये देखो ज़रा, इसका जो लीफ बेस है यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट उसने जो है एक शीथ बना दी है। यहाँ से लीफ अराइज हो रही है ना, तो यहाँ पे बेस होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये जो बेस है लीफ बेस उसने स्टेम को कवर कर लिया है, तो जब भी आप लीफ को तोड़ोगे ना तो एकदम से डंडी के साथ नहीं उछलेगी, वो छिलेगी नीचे एक ग्रीन पार्ट्स के साथ, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इस पार्ट को हम जो है पल्विनस की जगह पे इस पार्ट को हम शीथ भी ले सकते हैं। तो टू मॉडिफिकेशंस ऑफ बेस लीफ आर, वन इज पल्विनस, द अदर इज शीथ। शीथ इज व्हाट? व्हेन लीफ बेस कवर्स द स्टेम, ठीक है। ये हो गया आपका लीफ की मॉडिफिकेशंस, लीफ बेस की मॉडिफिकेशंस। अब ये जो मैंने आपको लीफ दिखाई थी, देख रहे थे आप, ये कैसी लीफ थी? आपके दो टाइप की लीव्स होती है। जो मोनोकॉट होते हैं उनके अंदर ऐसी लीफ होती है, जो ये जो डाइकॉट है, डाइकॉट लीफ जो होती है इस टाइप की होती है, एंड मोनोकॉट लीफ जो होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे आपको एक थिक सेंट्रल मिडरिब दिख रही है और साथ में आपको ये वेनलेट्स दिख रही है ना, यहाँ पे बहुत सारी वेन्स होती हैं और दे रन पैरेलल टू ईच अदर। देयर इज़ नो स्पेसिफिक मिडरिब। मिडरिब वो है जिसको आप देख के पहचान लो, अरे ये मोटी सी जो वेन जा रही है दैट इज़ मिडरिब। लेकिन अगर आपके पास इतनी सारी वेन्स हैं जो पैरेलली रन कर रही हैं तो आप मिडरिब को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो ये डाइकॉट लीफ होती है ये ऐसी होती है, एंड दिस इज़ मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ ही मैंने आपको बताया था ये कि देखो मोनोकॉट लीफ है, तो शीथ जो होती है इज़ जनरली सीन इन मोनोकॉट लीफ, ठीक है। अब डाइकॉट लीफ जो होगी ना, आप उसे देख सकोगे, वो ना एक ऐसे लीफ की तरह ना ऐसे बैठी होती है। तो जब आप उसको छीलोगे तो आपके पास कर्व होगा, एक अपर साइड होगी, एक आपकी लोअर साइड होगी। लेकिन मोनोकॉट लीफ के अंदर, मोनोकॉट लीफ स्ट्रेट ही होती है, गिरी हुई हो ऐसे हो, लेकिन स्ट्रेट होती है, उसके दो पार्ट्स नहीं होते, उसके दोनों पार्ट सेम होते हैं, कहीं भी कर्व नहीं होता। अगर एक जगह भी कर्व हो तो आप कहोगे ना ये झुकी हुई लीफ है,
तो जो इसका ऊपर वाला पोर्शन आप कहोगे डॉर्सल साइड और नीचे वाला पोर्शन जो है आप कहोगे वेंट्रल साइड। लेकिन जो मोनोकॉट होती है वो कभी भी कहीं से भी झुकी हुई नहीं होती। अगर झुकी भी हो तो जब आप उसको दोनों साइड से देखोगे तो कलरेशन भी फ़र्क नहीं है और जो आपका वेन्स की अरेंजमेंट है उसमें भी कोई चेंज नहीं दिखता। इसलिए यू कैन नॉट से कि मोनोकॉट का डॉर्सल सरफेस कौन सा है और वेंट्रल सरफेस कौन सा है। ठीक है, अब वेनेशन एक पॉइंट है। What is venation? Venation is the arrangement of veins and veinlets in the lamina of the leaf। ठीक है, दो टाइप की वेनेशंस होती हैं। क्या है अरेंजमेंट किसका है? वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ द लीफ। वेनेशन एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, एक होती है आपकी पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल है डाइकॉट लीफ। एक सेंटर में मिडरिब है और उसके बाद उस मिडरिब के अराउंड दैट मिडरिब वेनलेट्स आर प्रेजेंट एंड दे अपीयर एज अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। ठीक है, ये जैसे ऐसे है, बहुत सारी होती है बेटा वेनलेट्स जो है, बहुत सारी होती है, उनकी भी ब्रांचेस होती हैं, फिर आपने देखा होगा इनकी भी ब्रांचेस होती हैं। सो देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स, ठीक है, एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर मिडरिब, तब उस वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में कोई आपकी मिडरिब नहीं होती एंड ऑल द वेन्स दे रन पैरेलल, दैट मीन्स the veins do not form a network। अगर आपसे क्वेश्चन में आए veins are forming a network in the lamina, that is reticulate venation or reticulate leaf। The veinlets are running parallel to each other and not forming a network, that is parallel venation or monocot leaf। ठीक है, सो लीफ के हमने क्या क्या पार्ट स्टडी किए आज। एक तो उसका 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ लमाइना, एक तो लमाइना और लीफ ब्लेड, पेटियोल दैट इज़ अ स्टॉक ऑफ द लीफ, एंड देन लीफ बेस। लीफ बेस के 2 मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं हमने। एक होता है पल्विनस जिसमें लीफ बेस स्वोलन हो जाता है, एक होता है शीथ जो मोनोकॉट्स में दिखता है जिसमें लीफ ब्लेड कवर्स अ पार्ट ऑफ द स्टेम। ठीक है, ये 2 आपके हो गए। उसके बाद जो लीफ है नोड से अराइज होती है और उसके एक्सिल के अंदर द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेटियोल एंड द स्टेम इज कॉल्ड एज एक्सिल। एक्सिल के अंदर 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक्सिलरी बड एंड स्टिप्यूल। व्हाट इज स्टिप्यूल? इट इज़ just like a bract. It is a reduced leaf-like structure. Bract is seen in flowers and stipule is seen in the axil of leaves। ठीक है, उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गन है प्लांट का वो लीव्स ही होते हैं, बिकॉज लीफ के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ऑर्गेनल, और उस ऑर्गेनल के अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट विच एब्जॉर्ब सनलाइट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखना है एक चीज़ और, जब भी आपकी ये स्टेम है, ये लीफ आई, फिर ये लीफ आई, जो नई लीफ आती है ना बेटा, जो नई लीफ होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाली जो लीफ है वो बड़ी होती है, सबसे ऊपर वाली लीफ जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो ये लीव्स किस पैटर्न में ग्रो करते हैं? ये पैटर्न जो होता है एक्रोपेटल पैटर्न। एक्रोपेटल पैटर्न। एक्रोपेटल पैटर्न का मतलब क्या होता है? द यंगेस्ट लीफ इज ऑन द टॉप। ठीक है, एक्रोपेटल का ए कहाँ पे आएगा? सबसे पहला लेटर है, और सबसे यंगेस्ट लीफ कहाँ पे है? टॉप पे है। ठीक है, तो एक्रोपेटल फिनेशन मतलब एक्रोपेटल जो यंगेस्ट लीफ है ना, हमेशा उसको ध्यान देना, एक बेसी पेटल होगा और एक एक्रोपेटल। अब मेरे को यंगेस्ट लीफ का देखना है। यंगेस्ट लीफ अगर सबसे टॉप पे है तो कौन सा अल्फ़ाबेट प्रेजेंट होता है? ए, एक्रोपेटल। अगर यंगेस्ट लीफ बेस पे है तो मैं क्या मानूंगी उसको? बेसी पेटल। तो मैं यंगेस्ट लीफ हमेशा देखती हूँ। तो जो लीव्स हैं दे ग्रो इन एक्रोपेटल पैटर्न। ठीक है, दिस वॉज अबाउट लीफ। अब हमारे 2-3 चीज़ें रह गई हैं। एक रूट रहता है, एक स्टेम रहता है, और लीफ का भी एक और पार्ट है आपका। ओके, सो मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाती हूँ लीफ का।
टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ जो होती है बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। ठीक है, याद रखना हमेशा, जो ये लीफ होती है ना, ये जो होता है इसका जो मार्जिन है, लीफ का मार्जिन जो होता है, अगर वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस मार्जिन को हम कहते हैं एंटायर। ठीक है, तो सिंपल लीफ एक वो है जिसका मार्जिन जो है एकदम स्मूथ है। स्मूथ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एंटायर। व्हेन द लेमाइना इज एंटायर, मतलब स्मूथ। ठीक है, ये एक सिंपल लीफ होती है। और एक और लीफ को हम सिंपल लीफ कहते हैं कि सपोजिडली अब इस लीफ के अंदर मैं थोड़ा सा कटिंग्स कर दूं, जैसे हम कटिंग करवाते हैं ना, या तो एक सबके बाल स्ट्रेट होते हैं, लाइक मेरे जो है सारे बाल जो है वो पैरेलल है और उसमें कोई कटिंग्स नहीं हो रखी। और एक होता है आपका जैसे लेज़र करवा लेते हो आप, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके बालों को थोड़ा बीच बीच में कट कर देते हैं, तो मैंने लीफ को कट कर दिया। ठीक है, ये जो मेरी कटिंग पॉइंट्स है ना, इनको हम कहते हैं इंसीजन। इंसीजन, कितने बहुत सारे इंसीजन्स हैं, इंसीजन्स। ठीक है, ये मिड रिब है, ये मिड रिब है। यहाँ पे क्या था? सिंपल लीफ इज व्हेन द लमाइना इज स्मूथ, दैट इज द लमाइना इज एंटायर। और when the lamina is not entire, then incisions are present, but these incisions they do not touch the midrib। ठीक है, ये टच नहीं कर रही है मिडरिब को, इसलिए मैं उसको बोलूँगी सिंपल लीफ। अगर ये मिडरिब को टच कर लेती तो ये क्या होता? ऐसे 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 पूरी कट जाती लीफ। ठीक है ना, हम हर जगह कैंची से कट कर देते सेंटर तक, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता, तो हम उसको सिंपल लीफ नहीं कहते हैं। अगर सिंपल लीफ वो होती है जिसमें मार्जिन्स एंटायर हो या मार्जिन्स आर इंसाइज्ड, margins are incised or margins show incisions but the incisions do not touch the midrib। तो हमारे पास एक ये वाली सिंपल लीफ है और एक ये वाली सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में क्या है कि incisions midrib तक चली जाती है, incisions reach the midrib। ठीक है, तो अब क्या होगा? एक एक्सिस होगी, मेरा देखो होना तो लीफ ऐसे चाहिए था, ठीक है, या होना लीफ जो है मेरा ऐसे चाहिए था जिसमें टच नहीं होती, लेकिन होगा क्या कंपाउंड लीफ में? इन लीफ इज नॉट एंटायर, लमाइना इज नॉट एंटायर, लमाइना इज डिवाइडेड इनटू इंसीजन्स एंड इंसीजन्स टच द मिडरिब। मतलब ये अब आपने कई बार ना ऐसे पेड़ देखे होंगे या पौधे देखे होंगे जिसमें से एक ग्रीन कलर की स्टेम होती है, उससे एक ग्रीन कलर की स्टॉक निकलती है ऐसे लंबी सी, और उसके ऊपर ना लीव्स अरेंज्ड होती है ना, यूजुअली आपको पार्क्स में मिलते हैं ऐसे ऐसे। तो ये क्या है? ये बेसिकली ये एक लीफ थी जिसके अंदर इंसीजन्स टच्ड द मिडरिब। ठीक है, अब ये जो मिडरिब, मिडल जो ये मिडरिब जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, एक्सिस जिसके ऊपर ये लीफलेट्स, अब ये क्या हो जाएंगे? लीफलेट्स। लीफलेट्स आर अटैच्ड, इस सेंट्रल लाइन को हम कहते हैं रैचेस। तो हुआ क्या? कंपाउंड लीफ के अंदर इंसीजन्स ही होते हैं, इंसीजन्स आर देयर एंड इंसीजन्स रीच मिडरिब। ठीक है, ओके, नाउ वी सी leaflets,
leaflets attached to central axis, and this central axis is called एक नया word rachis. कंपाउंड लीफ में क्या है, इंसीजन्स है, इंसीजन्स जो है वो मिड रिब तक पहुंच रहे हैं. नाउ वी सी द लीफलेट्स. ठीक है, अब इनको हम लीफलेट्स बोलेंगे. दिस इज़ नॉट अ लीफ, ये लीफलेट्स हैं. ठीक है, ये लीफलेट्स हैं. ये पहले एक लीफ थी जिसके अंदर इंसीजन्स हो गए, कटिंग हो गई और वो सेंट्रल मिड रिब तक पहुंच गई. अब ये पूरी लीफ जो है लीफलेट्स में डिवाइड हो गई है. ठीक है, और जिस एक्सिस पे लीफलेट्स जॉइंड है उसको हम क्या कहते हैं, राचेस. ठीक है, अब कंपाउंड लीफ में एक ये चीज़ आपका ट्रेडमार्क है कि आपको राचेस पे अटैच्ड होंगी लीफलेट्स. ठीक है, अब ये लीफलेट्स कैसे अरेंज्ड है उसके हिसाब से कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है. मतलब लीफ जो थी, एक थी सिंपल, ठीक है, और एक थी कंपाउंड. कंपाउंड में क्या है, लीफ हैज़ डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स एंड लीफलेट्स आर जॉइंड ऑन अ सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड एज राचेस. ठीक है, अब कंपाउंड भी दो टाइप की होती है. एक होती है पिनेटली कंपाउंड और एक होती है पामेट्री कंपाउंड. देखो बेटा, इसके अंदर क्या है, स्टेम से हम कहते हैं ना पहले पेटियोल निकलता है. अब पेटियोल नहीं निकलेगा, अब सीधा निकलेगी राचेस. ठीक है, और राचेस पे आपकी क्या प्रेजेंट है, लीफलेट प्रेजेंट है. अब ये राचेस का एक्सिल में एक एक्सिलरी बड होगा और कभी ना कभी आपको स्टिप्यूल भी दिख सकता है. ठीक है, तो ये है पिनेटली कंपाउंड. राचेस पे द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू राचेस. लेकिन यहाँ पामेट्री कंपाउंड में क्या होता है, राचेस निकलता है एंड राचेस के टिप पे सारी लीफलेट्स जॉइंड होती हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पामेट्री कंपाउंड. सो पिनेटली का मतलब यहाँ से राचेस निकलेगा नोड से एंड लीफलेट्स आर अटैच्ड टू राचेस. ठीक है, on the whole raches, not on a single point. ठीक है, the leaflets are attached to raches on different points. तो अब उसे कहेंगे पिनेटली कंपाउंड. सॉरी, पामेट्री कंपाउंड में राचेस निकलेगा नोड से एंड ऑल द लीफलेट्स आर जॉइंड एट अ सिंगल पॉइंट. दैट इज कॉल्ड एज पामेट्री कंपाउंड लीव्स. अब लीफ का एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका, फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी इंपॉर्टेंट है. फाइलोटैक्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम. बहुत ही कॉमन है ये, तो आपको तीन तरीके से दिख सकती है लीफ. हर नोड से एक लीफ अराइज हो, नोड से अराइज होगी लीफ, सिंपल लीफ की बात कर रहे हैं. नोड से अराइज हो रही है लीफ आपकी. ठीक है, और हर ईच लीफ इज अराइजिंग फ्रॉम अ नोड. ठीक है, बट दे आर अटैच्ड इन ऑल्टरनेट मैनर. मतलब एक नोड पे कितनी लीफ है, एक ही लीफ है. ठीक है, तो लीव्स आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर. एक तो लीव्स आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर. ठीक है, एक तो ऑल्टरनेट मैनर हो गया, दूसरा वन नोड वन लीफ, वन नोड वन लीफ. ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. मतलब लीव्स आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटली एंड वन नोड वन लीफ. देन सेकेंड आता है अपोजिट फाइलोटैक्सी. अपोजिट का मतलब क्या होता है, ये आपका स्टेम है, नोड्स हैं, इस नोड पे एक हुई, इस नोड पे एक हुई.
ठीक है, इसका मतलब है वन नोड टू लीव्स, तो कौन सा हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, फिर एक थर्ड टाइप का अरेंजमेंट आता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड, मतलब एक गुच्छा बना लेना। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, हर नोड पे लीफ अराइज हो रही है लेकिन गुच्छे के अंदर, हर नोड पे लीफ अराइज हो रही है लेकिन एक बंच के अंदर। तो इसमें क्या होगा आपका, वन नोड मैनी लीव्स। ठीक है, तो फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ, ये कैसे दिखाऊं, हाँ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। ठीक है, अगर एक नोड पे एक ही लीफ अराइज हो रही है ऑल्टरनेट मैनर में तो हम उसे कहेंगे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अगर एक नोड पे अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, तो हम इसे कहेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है, देन थर्ड वर्ल्ड, अगर एक नोड पे मल्टीपल लीव्स अराइज हो रही हैं एज अ बंच, देन दैट फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट मतलब वन नोड वन लीफ, अपोजिट मतलब वन नोड टू लीव्स, वर्ल्ड में वन नोड मैनी लीव्स। ठीक है, तो फाइलोटैक्सी कंप्लीट होगी। फाइलोटैक्सी के एग्जांपल, एस्टिवेशन के एग्जांपल्स, प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनकी डेफिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे वॉल्वेट में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर पेटल्स और सेपल्स। ठीक है, प्लेसेंटेशन में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। फाइलोटैक्सी में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। ठीक है, तो इनके तीन पार्ट्स, ऑल्टरनेट मतलब लीव्स आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटली एंड वन नोड वन लीफ। अपोजिट में क्या होगा, लीव्स आर अरेंज्ड इन अपोजिट फैक्शन। ठीक है, वन नोड टू लीव्स। वर्ल्ड, लीव्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप। ठीक है, वन नोड मैनी लीव्स। दो डिफरेंसेस तीनों के अंदर हो गए। पहला तो अरेंजमेंट कैसा है, ऑल्टरनेटली, इसमें अपोजिट एज अ पेयर और इसमें एज अ वर्ल्ड, और हर नोड पे कितनी लीव्स है, सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, सो आपका जो लीव्स का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो गया है। अब नाउ वी आर लेफ्ट विद रूट, ठीक है, स्टेम, फ्रूट एंड सीड, जो मैं अभी आपको बना देती हूँ वीडियो।